गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हैव ए नाइस डे। आपका दिन बढ़िया हो। आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप क्लास कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है आपका जो कमेंट्स और फोन आ रहे हैं, इससे ये प्रतीत होता है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास से भी खुश हैं। बहुत अच्छी बात है। तो कल के क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं एम कुमार केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से क्लास को आगे बढ़ाता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, भौतिक रसायन में सेकेंड चैप्टर घोल और उसका टॉपिक घोल की शक्ति का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पीछे के क्लास में आपने देखा था कि पीपीएम को पढ़ा था, पीपीएम को परिभाषित किया था, सूत्र निकाला था। अब इस पर हम थोड़ा न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 मिनट उस क्लास को रिपीट करते हैं। पीपीएम, पी से पार्ट पर मिलियन, पार्ट माने हिस्सा, पर माने एक, मिलियन। तो 1 मिलियन घोल में उपस्थित घुल की मात्रा को क्या कहते हैं? पीपीएम शक्ति कहते हैं। यहां पे आप केयर कीजिएगा, घोल और घुल की जो इकाई है वो न तो ग्राम में है और न ही मिलीलीटर में है। इसलिए पीपीएम स्ट्रेंथ जो है किसी में दे सकता है। V बाई V के सापेक्ष में भी निकाल सकते हैं, W बाई W के सापेक्ष में निकाल सकते हैं, और W बाई V के सापेक्ष में भी पीपीएम को निकाला जाता है। अंतर कहां है? V बाई V प्रतिशत होता था, तो घुल की मात्रा बटा घोल की मात्रा गुना 100। लेकिन यहां पर घोल की मात्रा बटा घुल की मात्रा बटा घोल की मात्रा में गुना करना है कितना से? 10⁶, यानी 1 मिलियन से। तो बिल्कुल ही सर सिंपल सा फॉर्मूला है, हम इसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसका न्यूमेरिकल, पांच 500 ग्राम घोल में 50 ग्राम घुल उपस्थित है। गौर कीजिएगा, घोल किस चीज में है? ग्राम में। और घुल किस चीज में है? ग्राम में। तो ए पीपीएम ज्ञात करें। बी, एक और क्वेश्चन इसमें आ सकता है, बन सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है? सही बता रहे हैं आप। क्या
कि चूंकि दोनों जगह ग्राम है तो W/W प्रतिशत ज्ञात करें। ये 2 क्वेश्चन इसमें। तो हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं आपको ए। पहले हम पीपीएम, तो आपको मालूम है कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या करना चाहिए, दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिखिए। तो क्या दिया गया है, घुल कितना ग्राम, 50 ग्राम, घोल कितना ग्राम, 500 ग्राम, और ज्ञात क्या करना है, पीपीएम बराबर। न्यूमेरिकल बनाने का आधार बताया ना आपको, बहुत सिंपल सा बात कि जो दिया गया है उसको लिख दीजिए, जो निकालना है उसको लिख दीजिए, फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए। निश्चित रूप से जो दिया गया है और जो ज्ञात करना है, फॉर्मूला जब आप सेट करेंगे तो वो सेट हो ही जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि जो फॉर्मूला दिया गया है उसमें जो चाहिए हमको वो क्वेश्चन में नहीं होगा, होगा ही होगा। तो देखिए, चूंकि पीपीएम स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, घुल की मात्रा बटा घोल की मात्रा और इंटू 10⁶। आपने पीछे के क्लास में W/W या V/V या W/V पढ़े थे, तो वहां पे क्वेश्चन में घुल और घोल की जो मात्रा होती थी उसका इकाई दिया रहता था। W/W है तो दोनों ग्राम में, V/V है तो दोनों ml में, W/V है तो 1 ग्राम में और 1 ml में रहता था। लेकिन पीपीएम में आप क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ग्राम और ग्राम दिया है, पीपीएम हमको ज्ञात करना है। गौर कीजिएगा, तो घुल की मात्रा 50, ऊपर में किसकी मात्रा, घुल की मात्रा, और नीचे किसका, घोल का। घोल की मात्रा 500 और गुना 10⁴ इंटू 100। कैसे, इसको हम तोड़ दिए 6 को, 10⁴, इसका मैंने क्या हुआ 10⁵2, तो टोटल कितना हो गया 10⁶। ये कट गया, ये 10, यानी 10⁵ पी यही आपका आंसर है। क्वेश्चन क्या है, 500 ग्राम घोल में 50 ग्राम घुल, तो क्या निकालना है, पहले पीपीएम ज्ञात करें। तो पीपीएम ज्ञात करने के लिए, न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिया गया है, क्या दिया गया है, घुल की मात्रा कितना 50 ग्राम, घोल की मात्रा कितना 500 ग्राम। तो ज्ञात क्या करना है, पीपीएम ज्ञात करना है। तो क्या पीपीएम का फॉर्मूला आप जानते हैं, ऊपर घुल की मात्रा और नीचे घोल की मात्रा। घोलक का मात्रा का यहां इस्तेमाल नहीं होता है, तो घुल की मात्रा बटा घोल की मात्रा गुना 10⁶। तो घुल की मात्रा, घोल की मात्रा 10⁶, इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो अब क्वेश्चन बी को देखिए। तो बी बनाने के लिए, क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने के लिए एकदम उसको दिमाग में बना के रखिएगा, क्या, जो दिया गया है तो निकालना है, उस आधार पर फॉर्मूला सेट कर देंगे। तो गौर कीजिएगा, दिया गया है कितना, घुल कितना 50,
घोल कितना 500। ज्ञात इस बार क्या करना है, W बाई W प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है, W बाई W प्रतिशत। तो गौर कीजिएगा W बाई W प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, बता सकते हैं। तो घुल की मात्रा, यहां घुल की मात्रा ग्राम में, घोल की मात्रा ग्राम में, और यहां 10 टू दी पावर 2, यानी कि यहां पर गुना हम करेंगे कितना से 100 से। प्रतिशत निकालना है ना, W बाई W प्रतिशत। तो W हो गया वेट, भार किसका, ऊपर में घुल का, और नीचे बटा मने बटा के बाद क्या नीचे, तो नीचे किसका क्या है ये W, W मतलब वेट, किसका वेट, घोल का, किसका भार, घोल का। अब प्रतिशत है इसलिए गुना कितना से 100। तो गौर कीजिए, तो घुल की मात्रा 50, घोल की मात्रा 500 और गुना कितना हो गया 100। ये कट गया कितना से 5 से, और ये कितना हो गया 10, यानी कि 10% W बाई W। इसका मतलब तो आप जानते ही हैं कि 10 है, कौन चीज 10, घुल, कितना में 100 में, 100 किसका, घोल का। क्या परिभाषा है, घोल के 100 ग्राम में घुल की ग्राम मात्रा को W बाई W प्रतिशत कहते हैं। तो ये 10% का मतलब हुआ कि 100 ग्राम घोल में घुल की मात्रा कितना है 10। इसको नोट कर सकते हैं आप। आगे चलें। ध्यान दीजिएगा, तो आपने घोल की शक्ति का अभी सबसे पहले W बाई W पढ़ा, V बाई V, फिर W बाई V, फिर ग्राम पर लीटर, और फिर ppm। यानी कितने प्रकार पढ़े हैं, 5 प्रकार पढ़े। इस पांचों का एक न्यूमेरिकल हम दे रहे हैं, एक एक आप इसको बना लीजिएगा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें, घुल है ग्राम में, घोल है ग्राम में। तो आप बता सकते हैं ना कि जब दोनों ही ग्राम में है तो क्या निकालेंगे, घोल का W बाई W प्रतिशत ज्ञात करें। इसका ppm भी आप ज्ञात कर सकते हैं। W बाई W क्यों, क्योंकि दोनों जगह ग्राम है। ppm, तो ppm W बाई W में भी निकल सकता है, V बाई V में भी निकल सकता है, और W बाई V में भी ppm ज्ञात किया जा सकता है। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 100 से, और यहां मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 से। दूसरा क्वेश्चन, 20 ml घुल 250 ml घोल में उपस्थित है।
तो घोल का A, आप क्या निकालेंगे, दोनों ml है ना, तो दोनों ml है तो V बाई V प्रतिशत ज्ञात करें, और इसका भी हम ppm ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें, देखते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप इसको घर पे बनाने का प्रयास कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल है, कहीं विशेष इसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सिंपल है ना, बन जाएगा ना। ओके, और तब तीसरा क्वेश्चन, 15 ग्राम घुल 300 ml घोल में उपस्थित है, तो घोल का, घुल क्या ग्राम, घोल किस में, ml में, तो क्या निकलेंगे, एक है ग्राम, एक है ml, एक है भार की इकाई और एक है आयतन की इकाई, तो एक है वेट और एक है V, यानी W बाई V का A W बाई V प्रतिशत ज्ञात करें, और B में इसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, ppm ज्ञात करें, इसका भी हम ppm ज्ञात कर सकते हैं। अंतर यहां मल्टीप्लाई कितना से, 100 से, यहां मल्टीप्लाई m ने मिलियन, मिलियन कितने को, 10 टू द पावर 6 को कहते हैं। ठीक है, निकल जाएगा। ओके, अब ध्यान देते हैं। अब हम आपको चौथा क्वेश्चन ग्राम पर लीटर से देते हैं। 50 ग्राम घुल 3 लीटर घोल में उपस्थित है, तो घोल की ग्राम पर लीटर शक्ति ज्ञात करें। और याद होगा कल हम आपको बताया थे कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करने के लिए वो अपना जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन का, जो भाषा है, वो थोड़ा चेंज कर देता है। क्या चेंज कर देता है, तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा उस रूप में भी दे रहे हैं ताकि आपको कभी ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे दे तो आपको परेशानी ना हो, आप सही सही बना के आए। इसके लिए आपको एक आध प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कल बताया भी था और एक फिर आज दे रहे हैं, आप उसको बना लीजिएगा। 50 ग्राम घुल 3000 ml घोल में उपस्थित है, तो घोल का ग्राम पर लीटर शक्ति ज्ञात करें। ये तीसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन है कि क्या ज्ञात करना है, ग्राम पर लीटर, ज्ञात क्या करना है, ग्राम पर लीटर, और क्वेश्चन में ग्राम किसका होता है, घुल का, और लीटर किसका होता है, घोल का, तो घोल का यहाँ वैल्यू जो है, वो इकाई जो है लीटर है कि ml है, ml है, इस ml को हम चेंज कर देंगे किस चीज में, लीटर में, और तब आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सही हो। ठीक है, लिख सकते हैं। आगे चलें,
फिजिकल केमिस्ट्री में, भौतिक रसायन में जो घोल आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें न्यूमेरिकल को बहुत केयर करना है। आप जितना न्यूमेरिकल बना सकते हैं, आपको एक न्यूमेरिकल का बुक लीजिए, चाहे वो आप जिस स्टैंडर्ड का बुक ले सकते हैं, 12th बोर्ड का ले सकते हैं, मेंस का ले सकते हैं, नीट का ले सकते हैं, एडवांस का ले सकते हैं, और जो टॉपिक्स आपको मैंने पढ़ा दिया है उस टॉपिक से जिस स्टैंडर्ड के बुक का न्यूमेरिकल आपको बनाना है आप बनाएं। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स में हमें लिखें, आप हमें बुक का नाम, क्वेश्चन नंबर, चैप्टर का नाम कमेंट्स में लिख दीजिए कि इस चैप्टर का, इस बुक से, इस राइटर के बुक से इस चैप्टर का इतना नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप हमें बताने का प्रयास करें। मैं आपको जरूर से जरूर उस क्वेश्चन को मैं बता दूंगा। क्योंकि ये क्लास ऑनलाइन है तो आप जितना घर पे ज्यादा मेहनत करें, हमारा थ्योरी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको घर पे बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं। घोल की शक्ति का भौतिक विधि में एक टॉपिक है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। आपको बताया था कि मोल प्रभाज बनाने के लिए, समझने के लिए, वो जो मैंने आपको ट्रिक्स दिया था, याद होगा ट्रिक्स, स्टार्ट, गो, एंड, इस पर वो टॉपिक, वो मोल प्रभाज काम नहीं करता है। यानी इसके लिए एक अलग से हम आपको ट्रिक्स दें। ये वो ट्रिक्स काम नहीं किया इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए ट्रिक्स नहीं है, इसके लिए भी ट्रिक्स हैं, लेकिन थोड़ा उससे हटकर है। तो इस ट्रिक को भुला नहीं जाना है, क्योंकि आगे जो केमिकल मेथड्स हैं उसमें ये फिर से काम करना शुरू करेगा। तो देखते हैं मोल प्रभाज के लिए कौन सा ट्रिक्स काम कर। मोल प्रभाज का जो ट्रिक्स है वो तो इससे भी सरल है, बताने की केवल जरूरत है और समझने की जरूरत है। क्या है देखते हैं जरा। मोल प्रभाज, ये शायद छठा होगा। मोल प्रभाज, इसी को कहीं कहीं मोल भिन्नांक भी लिखा जाता है, जिसको अंग्रेजी में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो 5 हम लोग याद किए हैं ट्रिक्स से, छठा के लिए भी ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है? इसके नाम में ही वो ट्रिक्स छुपा हुआ है। भटकने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम निश्चित रूप से भौतिक रसायन में जितने भी टर्म्स, जितने भी टॉपिक्स आपको किसी चैप्टर्स में आएंगे, उसको निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ एक ऐसे अलग से जोड़ने का, उसको तोड़ने का प्रयास करें कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। मैं ऐसा प्रयास करूं सभी टॉपिक्स को।
एक विशेष कहानी के द्वारा, एक विशेष मेथड से, एक विशेष विधि से हम आपको समझाएंगे। अब इसी को देख लीजिए कैसे ये सरल हो जाता है। इस शब्द को थोड़ा सा सोचिए। भिन्नांक, भिन्न जोड़ अंक। आप लोग दूसरे तीसरे क्लास में पढ़े होंगे, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव जब आप पढ़ते थे तो ये 2 जोड़ 3 बराबर 5, क्या ये भिन्न का जोड़ हुआ? नहीं हुआ। तो भिन्न का जोड़ कैसे पढ़ते थे? 2/3 जोड़ 3/8 बराबर, ये क्या पढ़ते थे आप? भिन्न का जोड़। और ये 2 जोड़ 3 बराबर 5 ये भिन्न हुआ तो ये भिन्न नहीं हुआ, और ये भिन्न हुआ। तो भिन्न का जोड़ किसको कहते थे? जिसमें बटा हो। नीचे में ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? हर। यानी अंश और हर का टर्म जिसमें यूज होता है, यानी ऊपर वाले अंश हो गए, नीचे वाले बटा करके नीचे जो होता है क्या होता है? हर। उसी को क्या कहते हैं? भिन्नांक कहते हैं। तो गौर कीजिए, तो भिन्नांक मतलब तो समझ गए, बटा। किसका बटा? मोल का बटा। किसका बटा? मोल का बटा। अब प्रश्न यहां है कि किसका मोल? तो आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? घोल पढ़ रहे हैं। घोल किससे किससे मिलके बना? घुल्य और घोलक से। तो मोल जो यूज टर्म है वो घुल्य और घोलक से। घोल का नहीं मोल। घोल तो 2 चीज से मिलकर के बना होता है, अलग अलग कौन कौन? घुल्य और घोलक। तो भिन्नांक मने बटा। भिन्नांक मने बटा, इतना बटा इतना, x बटा y, y बटा z, z बटा x, वो क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो वो उस रूप में, भिन्न के रूप में अंक रहेंगे, बटा के रूप में अंक रहेंगे। किसका बटा? किसका भिन्नांक? मोल का भिन्नांक। तो मोल किसका? घुल्य और घोलक का। यहां घोल का मोल हम यूज नहीं करेंगे। किसका किसका? घुल्य और घोलक का मोल यूज करेंगे। तो अब अगला प्रश्न ये आता है कि मोल क्या है? ऐसे पढ़े भी हैं, 9 क्लास में भी होगा, 11th के पहले चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आपको मोल पढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी हम 2 मिनट मोल का क्लास देंगे। कारण क्या है कि आगे जो केमिकल मेथड आपको पढ़ने हैं, घोल की शक्ति का केमिकल विधि, उसमें मोल का बहुत इस्तेमाल है। मोल का जिक्र होना ही होना है, इसलिए मोल पर 2 मिनट हम कॉन्सेप्ट आपको देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ध्यान दीजिएगा। समझना है मोल के बारे में। मोल तो मोल है क्या?
एक सिंपल सी बात आपको दिमाग में रखना है कि वैज्ञानिकों ने हमारे दैनिक जीवन में सुविधा के लिए एक बड़े समूह को छोटे रूप में, जैसे ये कितने हैं 5, अब ये कितने हो गए 1 हो गए, ये 1 हो गए, तो ये बड़े समूह को एक छोटे रूप में व्यक्त करना। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। 12 वस्तु 1 दर्जन, तो 12 अलग अलग का एक समूह हो गया जिसको हम क्या कह दिए 1 दर्जन का है। 100 वस्तु 1 सैकड़ा, 7 दिन 1 सप्ताह, 30 दिन 1 माह, 365 दिन 1 वर्ष। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो हम बोल रहे हैं वो लंबी संख्या में, बड़ी संख्या में, और उसी को एक समूह के रूप में व्यक्त किया गया। इससे होता क्या है, सुविधा होता है। आपको 100 रुपए का सिक्का दे दिया जाए, उसको रखना, उसको ले जाना ज्यादा सुविधाजनक है कि 100 रुपए के नोट को ले जाना रखना ज्यादा सुविधाजनक। जाहिर सी बात है कि 100 रुपए के सिक्कों को रखना ले जाना परेशानी है, लेकिन उसी को अगर आप नोट बना देते हैं 100 रुपए का तो वो सुविधा हो जाता है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या में व्यक्त करने की जो प्रक्रिया है उसी के तहत मोल का अध्ययन किया जाता है। कैसे देखते हैं, बहुत सरल तरीके से आपको बताते हैं। मोल को बेहतर से समझने के लिए हम इसके अंग्रेजी लेटर को लेते हैं। क्या मोल का अंग्रेजी स्पेलिंग MOLA। अब ये जो मोल है इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 4 लेटर। आप 11th क्लास में या उसके पीछे वाले क्लास में भी जब मोल पढ़े होंगे तो उसमें 4 चीज निहित होता है। तो उसमें उस 4 को नहीं, एक को हम लेकर अभी चलेंगे, M को। और M से क्या होता है, मास। द्रव्यमान जिसको, यानी मोल टर्म है किसका, मास का। मोल किसका टर्म है, मास का टर्म। आप गौर कीजिए, क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोल प्रभाज, मोल भिन्नांक, जिसको मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। तो उस मोल को जिसका यहां यूज है उसको स्पष्ट करने के लिए मोल का हम अंग्रेजी टर्म क्या लिखे, MOLE। तो MOLE में अंग्रेजी वर्णमाला के 4 वर्ड, 4 लेटर है। इस चारों से 4 अलग अलग चीज का एक्सप्लेनेशन होता है। मेरे स्टूडेंट जो होंगे उनको जानकारी भी होगा, लेकिन यहां पर जो हमको मोल भिन्नांक या मोल प्रभाज में जो जरूरत है वो पहला लेटर M का। तो M से क्या हो गया, मास। तो मोल को हम अभी फिलहाल जोड़ेंगे कौन चीज से, मास।
तो मोल को मास से हम कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। मोल सारे को नहीं, 1 लीटर m मास द्रव्यमान। अब आपको केमिस्ट्री में हर चैप्टर में मोल का जरूरत है। आप एकदम इस बात को क्लियर रखिएगा, हर बार इसकी आपको आवश्यकता होगी कि मोल को मास में और मास को मोल में, अक्सर ये जरूरत पड़ेगी। और इस चैप्टर में तो आगे आकर के बहुत आपको बहुत जरूरत है। तो अब यह प्रश्न है कि मास किसका किसका मास। तो केमिस्ट्री में 3 चीज का मास का जरूरत है। परमाणु का मास, अणु का मास और आयन का मास। किसका किसका? परमाणु, अणु और आयन का मास। बात को गौर कीजिएगा, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? घोल की शक्ति का 6ठा पॉइंट, मोल प्रभाव, मोल भिन्नांक, मोल फ्रैक्शन। मोल को स्पष्ट, ये मोल है क्या उसको स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो मोल को अंग्रेजी का स्पेलिंग लिखते हैं उसको तो MOLE। एम से क्या लिख रहे हैं हम? मास। एम से क्या लिख रहे हैं? मास। मास मतलब द्रव्यमान। तो ये मास जो है केमिस्ट्री में कितने चीज का मास, कितने चीज का द्रव्यमान का जरूरत होगा? 3 चीज के मास का, परमाणु का, अणु का और आयन का। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको परमाणु, अणु और आयन की पहचान में परेशानी है, अगर तो 2 मिनट टाइम दीजिए, आप देख लीजिए उसको कितना बेहतर ढंग से फिक्स के साथ आपको याद हो जाएगा, कभी फिर रटने की जरूरत नहीं होगी। परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं। अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल कहते हैं और आयन को अंग्रेजी में आयन ही कहते हैं। हम आपको पहचान करवाने जा रहे हैं परमाणु, अणु और आयन की। तो परमाणु को अंग्रेजी में एटम, अणु को अंग्रेजी में मॉलिक्यूल और अणु को आयन, आयन को क्या कहते हैं? आयन ही कहते हैं। ये समझाने के लिए हम ये बात अंग्रेजी टर्म लिखे हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है बिना रटे। तो एटम का पहला लेटर ए है और मॉलिक्यूल का पहला लेटर एम है। तो ए से हम एक और शब्द लिखते हैं, एलोन। और एम से हम एक शब्द लिखते हैं मेन। एलोन का हिंदी होता है अकेला और मेनी का हिंदी होता है बहुत। अब आप गौर कीजिए,
O और O2 में अंतर है? क्या अंतर है? O क्या है? अकेला। अब O2 क्या है? बहु। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का परमाणु, एटम। और ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, अणु कहलाएगा। यानी O क्या है? ऑक्सीजन। O2 क्या है? ऑक्सीजन। तो केवल ऑक्सीजन कहने से काम नहीं चलेगा, स्पष्ट नहीं होगा। तो O कहने के बाद ऑक्सीजन परमाणु और O2 कहने के बाद ऑक्सीजन अणु आपको समझना होगा। आपको कहा कि ऑक्सीजन अणु, तो क्या आपको कहा ऑक्सीजन अणु तो आप लिखेंगे ऐसा ऑक्सीजन अणु? नहीं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप, कुछ सिंबल के रूप में आप उसको व्यक्त करना होगा आपको। अब आपको कोई कह दे कि मीथेन लिखो, लिख दिया मीथेन। नहीं भैया, ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा लिख देगा मीथेन। आपको लिखना होगा CH4। तो कहने का सेंस ये है कि अकेला जो हुआ वो क्या हो गया? परमाणु हो गया। और एक से जो ज्यादा यानी बहुत होंगे वो क्या होंगे? अणु। ठीक उसी प्रकार से N, और यहां क्या? N2। यहां पर और लिखते हैं O3। यहां हम लिखते हैं सोडियम। Na मतलब ऐसा नहीं समझिए कि दो हो गया, वो N हो गया, वो ये हो गया, नहीं। Na एक संकेत है, किसके लिए यूज होता है? सोडियम के लिए यूज होता है। अब यहां पर हमने लिख दिया Na2O। तो ये अकेला है कि बहुत है? बहुत है, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। कौन चीज का एग्जाम्पल होगा? अणु का एग्जाम्पल। आयन बिल्कुल सिंपल है, जिस पर क्या होता है? चार्ज होता है। जिस पर क्या होता है? चार्ज होता है, वो क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। अब O पर -2 और सोडियम पर +1 ये कितना क्यों चार्ज होता है? ये आपने 11th क्लास में देखा है, और अभी इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग घोल की शक्ति का मोल प्रभाव पढ़ना है। मोल भिन्नांक उसी को कहते हैं। मोल भिन्नांक, भिन्न मने बटा, भिन्न मने बटा। किसका बटा? मोल का बटा। तो मोल है क्या, उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, जिसकी जरूरत यहां है वो हम कैसे लाएंगे, इसी को थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। तो मोल जो टर्म है उसका पहला लेटर है M। M से क्या होता है? मास। यानी कि मोल जो टर्म है किसका टर्म है? मास का। मोल किसका टर्म है? मास का, द्रव्यमान का। अब प्रश्न है कि किसका मास? तो परमाणु का मास, अणु का मास और आयन का मास। तो परमाणु किसको? एकदम सिंपल सा तरीका आपको पहचानने का बताया कि परमाणु का अंग्रेजी क्या होता है? एटम। एटम का पहला लेटर A। A से क्या होता है? एलोन। एलोन का मतलब क्या होता है? अकेला। यानी जो अकेला है वो क्या है? परमाणु। अणु अंग्रेजी मॉलिक्यूल का पहला लेटर M। M से क्या होता है? मेनी। मेनी का मतलब बहुत, यानी एक से जो ज्यादा संख्या में होता है वो क्या होता है? अणु होता है। अब हम मोल को मास से जोड़ते हैं। कैसे? ध्यान दीजिए। गौर कीजिएगा। परमाणु का भार क्या? द्रव्यमान बराबर
परमाण्विक द्रव्यमान। अणु का द्रव्यमान बराबर आणविक द्रव्यमान। तो परमाण्विक द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान जो होता है एक मोल। परमाणु का द्रव्यमान यानी कि परमाण्विक द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान यानी कि आणविक द्रव्यमान कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है। जैसे 7 दिन 1 सप्ताह, 12 वस्तु 1 दर्जन, 30 दिन 1 माह, 365 दिन 1 वर्ष। आपको ये सारी चीजें को एक के रूप में क्यों व्यक्त करते हैं? सुविधा के। जैसे किसी आदमी का उम्र है 10 वर्ष, आप उससे पूछे कि तुम्हारा उम्र क्या है, कभी वो बोलता है कि मेरा उम्र 3650 दिन है। 10 वर्ष में कितने दिन हुए? 3650 दिन। कभी बोलता है? नहीं बोलता है। क्यों? बोलने से बुढ़ा हो जाएगा। तो 10 वर्ष क्यों बोला? क्योंकि वो 3650 करने में लॉन्ग टर्म यूज होता है, बोलने में थोड़ी असुविधा होती है। और 10 वर्ष कहिए कितना शॉर्ट हो गया, कितना सरल हो गया, आसान हो गया। ठीक वही बात यहां पर भी है कि परमाण्विक द्रव्यमान और जो आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर। और आप परमाणु का द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान आप पढ़ने निकालने के लिए सीखा गया है, 11th क्लास में ही सीखे हैं और उसके पीछे क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। अब इसको हम जरा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन 40, ऑक्सीजन 16। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान। CO2 ये हो गया एक अकेला, ये भी हो गया अकेला, तो ये हो गया परमाणु, इसलिए यहां क्या लिखा? परमाणु द्रव्यमान। ऑक्सीजन अकेला है तो क्या हो गया? परमाणु, इसलिए क्या लिखा? परमाणु द्रव्यमान। CO2 अकेला है कि बहुत है? बहुत है, तो परमाणु हो गया कि अणु हो गया? बहुत का अंग्रेजी मेनी, मेनी का पहला लेटर M, और M से क्या हो गया? मॉलिक्यूल, जिसका हिंदी क्या हुआ? अणु। तो CO2 परमाणु की अणु, अणु हो गया। तो इसका द्रव्यमान क्या कहलाएगा? आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। इसको यहां ऐसे लिखते हैं, NH3 एक है कि एक से ज्यादा? मेनी है ना, M मॉलिक्यूल, तो अणु की परमाणु, अणु, इसका द्रव्यमान क्या कहलाएगा? आणविक द्रव्यमान। तो आप नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना मानते हैं? 14। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। CO2 का आप कैसे निकालते हैं? C+O+O, 12 + 16 + 16 बराबर कितना? 44। अमोनिया N + H + H + H, N 1 है, H कितना है? 3 है,
तो n प्लस h प्लस h प्लस h, तो 14 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 17। और एक बात याद रखिए कि जो एटॉमिक मास होते हैं, परमाणु द्रव्यमान होते हैं, उसकी इकाई क्या होती है एम। लेकिन जब मोल में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हम यहां टर्म क्या यूज करते हैं ग्राम, ग्राम, ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लिखा गया होगा कहीं और नहीं तो देख लीजिए, आणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान वो कितने मोल के बराबर होता है 1 मोल। तो नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना 14, ऑक्सीजन का परमाणविक द्रव्यमान कितना 16, CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना 44, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना 17। तो इतना के जो बराबर होगा इसी को हम अब चेंज करेंगे किस रूप में, मोल के रूप में। तो ये कितना मोल होगा 1 मोल। 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 यानी वैज्ञानिकों ने हमारी सुविधा के लिए जो अणु या परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, एक अणु या एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितने मोल के बराबर होता है 1 मोल के बराबर। कभी कभी कुछ बच्चा क्या करता है कि 1 मोल ऑक्सीजन तो 16, 1 मोल नाइट्रोजन तो भी 16 का देता है, चूंकि इन्हें तो देख रहा है कि 1 मोल इधर भी सर कर रहे हैं और 1 मोल इधर भी कर रहे हैं, तो उधर अगर 16 का दिया तो नाइट्रोजन में भी 16 का दिया। ऐसा होता है क्या? एक आदमी कितने पैर 2 पैर, एक गधा बोल दिया तो 2 ही पैर, गधा को कितना पैर होता है 4 पैर होता है। तो जब एटम या अणु बदलेंगे तो उसका मास भी क्या हो जाएगा बदल जाएगा। तो 1 मोल नाइट्रोजन है तो कितना ग्राम 14 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन है तो कितना ग्राम 16 ग्राम, 1 मोल CO2 है तो कितना 44 और 1 मोल अमोनिया है तो कितना 17। यानी ये बात दिमाग में रखिएगा कि अणु का जो आणविक द्रव्यमान या परमाणु का जो परमाणविक द्रव्यमान होता है वो कितने मोल के बराबर होता है 1 मोल। तो आप लिख सकते हो, ऐसे ये पढ़ा हुआ भी है लेकिन हम याद दिलाए हैं केवल। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपको कि 140 ग्राम N परमाणु में मोल की संख्या ज्ञात। सबसे पहले इसको हम एकदम सिंपल बेस से बनाते हैं, फिर उसी से आप उसको फॉर्मूला निकाल के फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं। कैसे देखिए, जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं आपको पहले भी हमने बताया कि उसका एक थ्योरी होता है। न्यूमेरिकल बनाने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और उसके थ्योरी को जरा सा याद कीजिए। तो क्या निकालना है? तो मोल की संख्या किसका? नाइट्रोजन परमाणु। तो थ्योरी पढ़े ना कि परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु भार जो होता है वो कितने मोल के बराबर? 1 मोल के बराबर। तो नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। तो चूंकि 14 ग्राम 14 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु बराबर कितना मोल? 1 मोल। इसीलिए 140 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु तो 1/14 गुना 140 यानी कितना मोल हो गया आपको? 10।
अब यही क्वेश्चन कह दे कि 140 ग्राम N2, यानी नाइट्रोजन परमाणु नहीं हुआ, नाइट्रोजन क्या हो गया, अणु हो गया, में मोल की संख्या ज्ञात करें। तो क्या बनाएंगे आप, चूंकि नाइट्रोजन है ना, इसका सूत्रभार N2 का सूत्रभार 14, N2 NN दो नाइट्रोजन था, NN तो 14 14 कितना 28। तो चूंकि सूत्रभार कितना होगा इसका 28 होगा, अणुसूत्र का इसका अनुद्रव्यमान कितना होगा 28 होगा। तो 28 ग्राम N2 नाइट्रोजन अणु बराबर 1 मोल, इसीलिए 140 ग्राम N2, तो 1/28 गुना 140, ये कट जाएगा आपको कितना से 5। तो हम ये मोल का कॉन्सेप्ट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि मोल प्रभाव में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, वो दिया हुआ रहेगा ग्राम में, लेकिन उसको हमको जरूरत पड़ेगा कौन चीज का, मोल का, इसलिए हम मोल को ध्यान दें। ये सारी बात 9th क्लास में भी, पीछे के क्लास में भी थे, 11th के क्लास में भी, क्योंकि 12th के क्लास में जब ये बात आए तो थोड़ा सा उसको रिपीट करना जरूरी हो जाता है। ऐसे बिना रिपीट किए अगर जाते हैं तो आपको समझने में परेशानी होगी। और चूंकि ये मोल अभी अभी आपको बताया कि जो केमिकल मेथड्स हैं उसमें मोल का बहुत जरूरत है, इसलिए इसको पढ़ाना जरूरी हमने समझा है। तो ये जो आपने मोल निकाला, ये मैथ के एक नियम से, ये समझने के लिए, अब इतना लंबा टाइम आप मोल निकालने में लगा देंगे तो बड़ा दिक्कत वाली बात। लेकिन इसको इसलिए बताया कि इसको कर लेने से आप एक सूत्र निकालते हैं, अपने से फॉर्मूला निकाल दीजिएगा। कैसे, क्या निकालेगा, 10 मोल, मोल की संख्या, कितना आंसर लाया 10, कितना आंसर लाया 10। तो ये 10 कैसे आया, 140 में 14 से भागा दिया, यहां पर कितना आंसर लाया 5, कैसे, तो 140 में आपने भागा दिया कितना से 28, ये 140 क्या है, ये 14 क्या है, 140 क्या है, ये 28 क्या है, यहीं से आपको सूत्र निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये 10 निकालने के लिए 140 में आपने भागा दिया 14 से, ये 140 क्या था क्वेश्चन में दिया गया ग्राम भार, और 14 क्या है नाइट्रोजन परमाणु का सूत्र भार, नाइट्रोजन परमाणु, तो परमाणु नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है N, जिसका भार कितना 14, यानी दिए गए भार में अणु या परमाणु जो होगा उसके सूत्र भार से क्या कर देते हैं, भागा दे देते हैं, तो क्या निकलता है मोल की संख्या। इसीलिए मोल की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, ग्राम भार, जो दिया हुआ भार है क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा, और उसको हम भागा दे देंगे कौन चीज से, सूत्र भार। अगर परमाणु है तो परमाणु का सूत्र भार देंगे, और अगर अणु है तो अणु का सूत्र भार देंगे। दोनों क्वेश्चन में ग्राम भार कितना था 140 था, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन परमाणु का मोल निकालना था इसलिए परमाणु भार कितना 14 से भागा दिया, और अणु का मोल निकालना था तो अणु भार नाइट्रोजन का N2 का 14 दूनी 28 से भागा। और एक तरीका भी है कि जैसे आपको कोई संख्या दिया हुआ है और दर्जन निकालना है तो कौन चीज से भागा देते हैं 12 से, दिन दिया हुआ है, सप्ताह निकालना है
कितना से भागा देंगे? 7 से। दिन दिया हुआ है, उसको महीना में चेंज करना है, मंथ में चेंज करना है, कितने से भाग देंगे? 30 से। दिन दिया हुआ है, उसको वर्ष में बदलना है, कितने से भागा देंगे? 365 से। जानते हैं इस बात को? वही चीज यहां पे, कोई दूसरा चीज नहीं है। क्योंकि एक मोल जो होता है वो सूत्र भार के बराबर होता है, तो जितना भी भार दिया हुआ रहे उसको उसके सूत्र भार से क्या कर देना है? भाग देना। तो जितना भी ग्राम भार दिया रहेगा उसको सूत्र भार से क्या कर देना है? भाग देना। एक क्वेश्चन एकदम सिंपल, 1 सेकंड का बात है। प्रत्येक का x ग्राम में प्रत्येक के मोल की संख्या ज्ञात। देखिए हम मोल पर थोड़ा सा इसलिए फोकस दिया है कि चूंकि अब आगे जितना भी टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे उसमें मोल की जरूरत होगी, और अगर मोल कॉन्सेप्ट में नहीं रहेगा तो आगे आपको समझने में परेशानी होगी, इसलिए हम मोल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिए हैं। आप आगे घोल चैप्टर में ही घोल के अनुसंख्यक गुण जब आप पढ़ेंगे वहां पर भी मोल की आपको आवश्यकता होगी। ये पूरा चैप्टर आगे जितने भी बातें होंगी उससे मोल की आवश्यकता है, इसलिए थोड़ा सा मोल को हम रिपीट कर रहे हैं। ए एन बी ओ सी N2 D O3 E CH4 F NH3। प्रत्येक का x ग्राम है, यानी इसका भी कितना ग्राम है? x x x x x x। अब प्रत्येक में मोल की संख्या ज्ञात करना है, तो अभी अभी मोल की संख्या का सूत्र ग्राम भार, तो ग्राम भार इसका कितना है? x। सब प्रत्येक का यानी सब का x ग्राम दिया हुआ है, तो सूत्र भार, लेकिन सबका सूत्र भार एक है नहीं, तो हम सूत्र लगाएंगे कि मोल की संख्या बराबर ग्राम भार बटा सूत्र भार। तो बोलो तो बाबू इसका कैलकुलेशन क्या करोगे? x बटा कितना? 14, x बटा कितना? 16, x बटा कितना? 28, x बटा कितना? 48 48, x बटा कितना होगा? कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 4 टर्म है तो 1 1 1 4 टर्म कितना हो जाएगा? 12 4 16, और इसका x बटा कितना हो जाएगा? 14 3 कितना? 17। तो मोल निकालना बिल्कुल सरल है। मोल क्या है? तो एक तरह का ये समूह को व्यक्त करता है, और वो समूह जो होता है मास के लिए यूज होता है। जैसे 1 मोल ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन कितने के बराबर? ऑक्सीजन परमाणु है तो 16 के बराबर। तो किसी भी परमाणु या अणु के भार को ग्राम को मोल में बदलने के लिए उसके सूत्र भार से क्या कर देते हैं? भागा दे देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, प्रत्येक का क्या ग्राम? x ग्राम, तो इसको मोल बदलने के लिए ग्राम भार में कौन चीज से? सूत्र भार से। ग्राम भार में कौन चीज से? सूत्र। ये नाइट्रोजन का सूत्र भार 14, ये तो आपको कॉन्सेप्ट में रखना होगा। ऑक्सीजन का x बटा 16, ये कहां से? आपको कॉन्सेप्ट है, आप पढ़े हैं 9th क्लास से ये सारी बातें पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास हम कल आपको देंगे। आप ऑनलाइन क्लास को रेगुलरिटी बना के रखें, आपको पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि आपको जहां भी कुछ दिक्कत हो आप कमेंट्स हमें लिख करके भेजें, मैं उसको सॉल्यूशन करूंगा। और जो टॉपिक्स खत्म हो उस टॉपिक्स को आप एनसीईआरटी क्वेश्चन उसका जरूर टच कीजिए।
मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर एनसीईआरटी को आप सॉल्यूशन कर लेते तो फिर एग्जामिनेशन में 90+ मार्क्स लाने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं। इसलिए जो भी टॉपिक्स हम आपको दे रहे हैं, ऐसे तो ये यहाँ जो क्लास मेरे जो रेगुलर स्टूडेंट्स जो क्लास कर रहे हैं किए हैं, उनको ये चैप्टर खत्म कर दिया था। एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी में भी हो गया होगा, या नहीं तो बोला होगा कि लास्ट में हम लोग करेंगे इसको। एक चीज तो इसमें जरूर था कि चैप्टर जब खत्म हुआ था तो उसमें बोला था कि आपको पीछे जितने साल 12 क्लास के क्वेश्चन बैंक हैं, उस क्वेश्चन बैंक को जरूर देखिए। उसमें से कौन ऐसा क्वेश्चन है 10 वर्षों का, पीछे विगत 10 वर्षों का कौन ऐसा क्वेश्चन है जो आपके नोटबुक में उपलब्ध नहीं है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो। और अगर इतनी तैयारी आपकी है तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं होती। तो 2-4-5 क्लास और हम आपको देंगे इसका सॉल्यूशन का, फिर आपको हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर से आपसे मिलूंगा। आप को नया नोटिफिकेशन जो भी आता है वो आपको तुरंत मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन यथाशीघ्र आपको मिल जाए। धन्यवाद। थैंक यू।